तो कैसे हैं आप लोग। ये है अपना अगला वीडियो जिसमें बात करेंगे और करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की, जो कि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बेसिस पे मैंने बनाए हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि ये जो करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इधर जो मैं एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ वो 2021 और 2022 दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। तो अगर आप 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, आप दोनों के लिए ही ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, ये पूरी सीरीज़ यूज़फुल रहेगी। साथ के साथ एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे एमसीक्यू तो हो रहा है, हर एमसीक्यू के बाद मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपको वो एक्सप्लेनेशन स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो वो एक्सप्लेनेशन है वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ कुछ इंटरव्यू के भी पॉइंट्स में डाल रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये नहीं है कि मैं एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब भी आपको एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपने वो सही कराओ, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, उसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि उसमें मैंने मेंस के पॉइंट्स कवर करे हैं। राइट, तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी कैन यूज माई रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी पे अगर आप 12 मई से पहले सब्सक्राइब करते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए, तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली 10% का मिलता है, लेकिन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आइकॉनिक 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको स्पेशलाइज मेंटर्स मिलेंगे, जो कि टॉप आइकॉनिक मेंटर्स हैं। इसी के साथ अनअकैडमी का लोन सब्सक्रिप्शन चालू है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि हर संडे 11 बजे होता है सुबह, इसमें आपको रेफरल कोड यूज़ करना है और एंटर करना है। गेमिफाइड वर्जन है, मैंने क्वेश्चन सेट करे हैं इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स के, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। राइट, साथ के साथ 12 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 2021, 22 और 23 के रिवीजन बैच, 1 साल का बैच, 2 साल के बैच और एनसीईआरटी बैचेस, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। लेट्स क्रैक इट। तो आज का अपना पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज़ और हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट टैक्स कंप्लायंस इन द कंट्री। देश में टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने इसमें से कौन से कदम उठाए हैं। टैक्स कंप्लायंस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, रैशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, द स्पेसिफाइड बैंक्स नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटी एक्ट 2017, या फिर पुटिंग अ लिमिट ओवर द कैश ट्रांजैक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ₹1,00,000। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने का मेजर है। राइट, सो द आंसर इज सी, मतलब कि रैशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट। हमारे यहां जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, मतलब कि 24 से 25% और कुछ केसेस में इवन 30% तक भी हुआ करता था। भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके इसको अप्रॉक्सीमेटली 17% पे लेके आए हैं, प्लस इस पर सेस सरचार्ज लगेगा। कहने का मतलब है जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है सरकार ने वो सिग्निफिकेंटली कम करा, जिससे कि नए नए बिजनेसेस इंडिया में अपना धंधा जमा सकें। और अगर टैक्स रेट कम होगा तो सरकार को ऐसा लगता है कि टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर मैं यहां पे आपको एक बात बताऊं, ये होता है लैफर कर्व। लैफर कर्व में क्या होता है, यहां पे प्लॉट होता है टैक्स रेट और यहां पे प्लॉट होता है टैक्स कलेक्शन, कि कितना पैसा आपने टैक्स में कलेक्ट करा। ये होता है ऑप्टिमल पॉइंट, कि अगर आप एक इंटरमीडिएट टैक्स रेट रख रहे हो, इसे कहते हैं लैफर कर्व, इसे कहते हैं लैफर कर्व। तो ये कर्व हमारे को बताता है कि अगर आप एक इंटरमीडिएट टैक्स रेट रख रहे हो, एक बीच का टैक्स रेट रख रहे हो, तो आपकी टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम रहेगी। अगर आपका टैक्स रेट ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो आपकी टैक्स कलेक्शन गिरना शुरू हो जाएगी, और अगर आपका टैक्स रेट ज़रूरत से ज़्यादा कम होगा तो भी आपकी टैक्स कलेक्शन गिरनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन चाहिए तो आपको एक इंटरमीडिएट टैक्स रेट सेट करना पड़ेगा। भारत सरकार को लगा कि अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो कहीं इस तरफ लाई करता है, मतलब कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी टैक्स कलेक्शन कम हो रही थी। तो भारत सरकार ने बोला कि इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लैफर कर्व के अकॉर्डिंग इसको हल्का सा पीछे ले आते हैं, जिससे कि अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो लैफर कर्व को फॉलो करते हुए भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को थोड़ा सा रैशनलाइज, मतलब कि कम कर दिया। पहले वो ज़रूरत से ज़्यादा हुआ करता था। ये हो गई एक बात। अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड की, तो ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया है। इसका टैक्स के ऊपर डायरेक्ट कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें,
द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017। सवाल उठता है सर ये इतना भारी भरकम एक्ट क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये है डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है कि हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ था, हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जहां पे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को सरकार ने बंद कर दिया था। आपको यह पता है कि जब प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में अपना अभिभाषण दिया था न्यूज़ चैनल पे, उन्होंने ये बोला था कि ये जो नोटबंदी विमुद्रीकरण हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि लोगों ने जो ट्रंक भर भर के अपने घरों में 500 1000 के नोटों का ब्लैक का पैसा जमा कर रखा है वो अल्टीमेटली डीमोनेटाइज हो जाएगा और लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन और टैक्स कलेक्शन में हेल्प करेगा। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का यह विजन था कि अगर हम विमुद्रीकरण करते हैं तो उससे लोगों ने जो अपने घरों में इतना ट्रंक भर भर के पैसा जमा कर रखा है वो पैसे के ऊपर जो उन्होंने टैक्स नहीं भर रखा, अब क्योंकि वो पैसा उन्हें बैंक्स में लाना पड़ेगा नए नोट लेने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पुराने 500 1000 के नोट को नए 500 और 2000 के नोट में कन्वर्ट करवाना है तो आपको उसे बैंक सिस्टम में लाना पड़ेगा, और अगर आप उसे बैंकिंग सिस्टम में ला रहे हो तो टैक्स अथॉरिटीज आपसे टैक्स वसूलेंगी ही वसूलेंगी। कहने का मतलब है जो ये विमुद्रीकरण हुआ था, जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये भी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने का एक भारत सरकार का तरीका था। पॉइंट नंबर 4, पुटिंग अ लिमिट ओवर कैश ट्रांजैक्शंस। एक दिन में आप कितने रुपए की कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो इसके ऊपर भारत सरकार ने लिमिट लगा रखी है। इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करा और यह बोला कि एक दिन में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। मतलब कि एक दिन में आप एट मैक्स 2 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट। तो कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर आज की तारीख में लिमिट लगाई हुई है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन ये जो लिमिट है ये 1 लाख रुपए की नहीं है, ये 2 लाख रुपए की है। इस वजह से आंसर इज C 2 और 3, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। सवाल उठता है कि ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको सिनारियो बताया ये न्यूज़ में क्यों है और करंट अफेयर्स में क्यों है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने थोड़े से रूल्स चेंज करे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर एक दिन में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कोरोना की स्पेशल स्थिति देखते हुए भारत सरकार ने बोला कि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके शायद बैंक अकाउंट में पैसा ना हो लेकिन उनके पास कैश पड़ा हो और अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए उनको कैश में पेमेंट देनी पड़े। तो भारत सरकार ने 31 मई 2021 तक के लिए, इसी महीने के लिए एक एग्जेम्पशन लिमिट लाए हैं जिसमें यह बोला गया है कि अगर आप हॉस्पिटल के कोविड बिल के लिए, प्लीज नोट, हॉस्पिटल कोविड बिल के लिए अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, मतलब कि अपने पेशेंट का हॉस्पिटल बिल कैश के जरिए भरना चाहते हो जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का है, आप वो कैश में भर सकते हो। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है ये सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक के लिए दी गई है। हाँ, इसके आगे एक्सटेंड होगी तो वो अखबार में आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ एक एक्सेप्शन भारत सरकार ने यहाँ पे बनाया है कि अगर आपको कोविड का हॉस्पिटल बिल भरना है तो आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भर सकते हो। लेकिन उसमें भी सरकार ने बोला कि अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भर रहे हो तो आपको पेशेंट का पैन नंबर, आधार नंबर वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति रिसेप्शन पे पैसे भर रहा है उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है वो वहां पे प्रूफ करना होगा। मतलब कि भारत सरकार टैक्स को लेके काफी ज्यादा चिंतित है और उन्होंने ये सारे के सारे कदम उठाए टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, ब्लैक मनी को कम करने के लिए। अभी यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो जानबूझ के कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिससे कि उन्हें बैंक में पैसा ना डालना पड़े। देखिए क्या होता है, अगर आप बैंक में पैसा डालोगे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, अगर आप बैंक में पैसा डालोगे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स ने भारत सरकार के सामने आया है, क्या शुरू करा है कि वो सारे के सारे पेशेंट से कैश में पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लीजिए बिल बना 5 लाख रुपए का, बिल बना 5 लाख रुपए का, इतने रुपए का बिल बना, जो पेशेंट है उसने 5 लाख रुपए सबमिट कर दिए। हॉस्पिटल जो हैं वो पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का बिल दे रहे हैं या 2 लाख रुपए का बिल दे रहे हैं। इसे कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग, इसे कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग। अंडर इनवॉइसिंग का मतलब होता है हॉस्पिटल को टैक्स भरने के लिए अपना बिल दिखाना होता है कि इन्होंने कितने रुपए के बिल काटे। ये कैश में ले तो रहे हैं 5 लाख रुपए
लेकिन पक्के का बिल बना रहे हैं सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए का, कि देखो हमारे को पेशेंट ने सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए दिए हैं, जिससे कि इन्हें 5 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़े। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग, जहां पे एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट का बिल बनाया जाता है, जिससे कि जब टैक्स अथॉरिटीज देखें तो आप इनको ये बता सको कि हमारा बिल 5 लाख का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए का था, और टैक्स हम सिर्फ इतने ही अमाउंट पे देंगे। तो यहां पे कुछ हॉस्पिटल्स की कंप्लेंट करी गई है कि वो ऐसे अंडर इनवॉइसिंग करके टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार ने जो छूट दी है कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके कुछ हॉस्पिटल जो है वो टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जब ये क्विज खत्म हो जाएगी, आखिरी में आपको 5 में से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। अगला सवाल इजराइल के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट, इजराइल हैज इंक्रीज द सेटलमेंट रेट ऑफ ज्यूज इन द वेस्ट बैंक एंड द ईस्ट जेरूसलम। The Palestinians comprise of two ethnic groups, with Hamas living in the West Bank and Fatah living in the Gaza Strip. Third, the West Jerusalem was annexed by Israel during the First Arab-Israel War of 1947, whereas the East Jerusalem was annexed during the Third Arab-Israel War of 1967. Try and solve this. So the answer is C, 1 and 3. Israel ने recently कुछ सालों से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में ज्यूज़ की प्रेजेंस को इंक्रीज करा है, ज्यूज़ की कॉलोनीज बनाई और इनके सेटलमेंट्स बनाए हैं। अभी एक्सप्लेन करूंगा। पैलेस्टाइन जो है वो 2 एथनिक ग्रुप से बना हुआ है, एक हमास जो कि रहते हैं गाजा स्ट्रिप में, और फतेह जो कि रहते हैं वेस्ट बैंक में। यहाँ पे उल्टे ऑप्शंस दिए हुए थे, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वेस्ट जेरूसलम एनेक्स किया था इसराइल ने ड्यूरिंग द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, सही है। और ईस्ट जेरूसलम इसराइल ने एनेक्स करा था ड्यूरिंग द थर्ड अरब इजराइल वॉर 1967, एकदम सही है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में क्यों है, डिटेल में समझते हैं। यह है इजराइल का मैप, ध्यान से समझेंगे। यह है इजराइल। इजराइल में 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और इस वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन का एक एथनिक ग्रुप रहता है जिसको कहते हैं फतेह। एक ये छोटा सा हिस्सा है जिसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप, और इस गाजा स्ट्रिप में रहते हैं हमास। यह है इजराइल का स्ट्रक्चर। जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी डिमांड है कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के एक सेपरेट देश बनाया जाए जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन। ठीक है। और यहां पे वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे एक शहर है, वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे एक शहर है जिसको बोलते हैं जेरूसलम। ध्यान से देखेंगे, गाजा स्ट्रिप में नहीं है जेरूसलम, वेस्ट बैंक में है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान रखेंगे। जेरूसलम इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे है, और आप देखेंगे ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये है वेस्ट जेरूसलम, और ये वाला जो हिस्सा है ये है ईस्ट जेरूसलम। पैलेस्टीनियंस जो हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस हो फतेह, चाहे वो गाजा स्ट्रिप के पैलेस्टीनियंस हो हमास, ये दोनों मिलके ये चाहते हैं कि इनका एक सेपरेट देश पैलेस्टाइन बनाया जाए। जो इजराइल है ये एक ज्यूइश कंट्री है, ज्यूइश एक रिलीजन है, ज्यूज एक एथनिक कम्युनिटी है, जुदाइज्म फॉलो करते हैं ये। वेराज जो पैलेस्टीनियंस हैं फतेह और हमास, ये फॉलो करते हैं इस्लाम। फतेह और हमास फॉलो करते हैं इस्लाम। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुई 1947 में, इजराइल ने वेस्ट जेरूसलम कैप्चर कर लिया 1947 में,
और थर्ड अरब इजराइल वॉर के टाइम 1967 में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम भी कैप्चर कर लिया। मतलब कि आज की तारीख में जो पूरी की पूरी जेरूसलम सिटी है ये इजराइल के कब्जे में है। अब क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पे मैंने आपको बताया फतेह मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, यहां पे फतेह मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इजराइल ने क्या करा, धीरे धीरे वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वेस्ट बैंक का कॉम्पोजिशन चेंज करने के लिए, वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन चेंज करने के लिए ज्यूस को यहां पे घर देना शुरू कर दिया। यहां पे शुरू करा ज्यूइश सेटलमेंट। ज्यूइश सेटलमेंट का मतलब है इजराइल ने क्या करा, अपने जो इजराइल के ज्यूज हैं, ये जो इजराइल में रहने वाले जुदाइज्म फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो ज्यूज हैं, इनको वेस्ट बैंक भेजना शुरू कर दिया कि आप एक काम करो, जाओ वेस्ट बैंक में रहो और वहां पे ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ाओ। अगर वेस्ट बैंक में ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 15-20 साल बाद यहाँ पे इतने ज्यूज हो जाएंगे कि पैलेस्टीनियंस की पैलेस्टाइन बनाने की जो डिमांड है वो ही खत्म हो जाएगी। देखो, जो वेस्ट बैंक की पैलेस्टाइन बनाने की डिमांड है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फतेह मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। यहाँ की मेजॉरिटी ये बोलती है कि हमारे को सेपरेट देश चाहिए, इसलिए पैलेस्टीनियंस की डिमांड काफ़ी वायलेंट है। अगर वेस्ट बैंक के लोग, मुस्लिम्स का नंबर कम हो जाएगा और ज्यूज का नंबर बढ़ जाएगा तो एक तरीके से यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो सेपरेट देश चाहते हैं, वो मेजॉरिटी कम हो जाएगी। ये इजराइल का एक सोचा समझा प्लान है वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन को चेंज करने का, वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी को चेंज करने का और यहाँ पे ज्यूज का नंबर इंक्रीज करने का। तो ये एक सोचा समझा प्लान है इजराइल का, जिससे कि वो वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी को चेंज कर सके और वेस्ट बैंक की तरफ से जो पूरे के पूरे क्लेम्स आते हैं पैलेस्टाइन बनाने के, वो क्लेम्स खत्म हो सकें। कहने का मतलब है इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन की डिमांड को दबाने के लिए वेस्ट बैंक का कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है बाय सेटलिंग अप ज्यूइश कॉलोनीज। मोहल्ले के मोहल्ले सेटअप कर दिए ज्यूज के, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्यूज रहेंगे। इन्हें बोला जाता है डिप्लोमेसी में ज्यूइश सेटलमेंट। राइट, पैलेस्टीनियंस की एक डिमांड है, ध्यान से समझेंगे, पैलेस्टीनियंस की एक डिमांड है और इजराइल की भी एक डिमांड है। पैलेस्टीनियंस की डिमांड यह है कि हमारे को चाहिए एक सेपरेट कंट्री, हमारे को एक सेपरेट कंट्री चाहिए और उसकी कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम। हमारे को एक सेपरेट कंट्री चाहिए और उसकी कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम। पैलेस्टीनियंस कहते हैं हमारे को पूरा जेरूसलम नहीं चाहिए, इजराइल जो है वो वेस्ट जेरूसलम रख सकता है, हमारे को सिर्फ चाहिए ईस्ट जेरूसलम। मतलब कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। इजराइल कहता है कि मैं पैलेस्टाइन तो बनने नहीं दूंगा और पूरा का पूरा जेरूसलम हमारा है। पूरा का पूरा जेरूसलम हमारा है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, पूरा का पूरा जेरूसलम हमारा है। इस बात को लेके पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। नाउ सवाल उठता है, सर ये ईस्ट जेरूसलम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि पैलेस्टाइन भी इसे मांगता है और इजराइल भी इसे मांग रहा है? बेसिकली ईस्ट जेरूसलम में एक जगह लोकेटेड है जिसको कहते हैं टेम्पल माउंट। ये जो आप पीछे फोटो देख रहे हो ये किसकी है? अल अक्सा मॉस्क की। अल अक्सा मॉस्क, ये जो आप पूरा फोटो देख रहे हो गोल्डन डोम के साथ, ये है अल अक्सा मॉस्क। राइट, ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये एक कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है जिसको कहते हैं टेम्पल माउंट। ये जो टेम्पल माउंट है बेसिकली आप ऐसा मानिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मॉस्क भी है, क्रिश्चियन रिलीजियस साइट्स भी हैं और ज्यूइश रिलीजियस साइट्स भी हैं। मतलब कि जहाँ पे ये मॉस्क लोकेटेड है टेम्पल माउंट में, पूरे कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे 3 धर्मों की इंपॉर्टेंट साइट्स लोकेटेड हैं, मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की और ज्यूस की। राइट, अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेके होता है कि ये जो इतनी रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह है ईस्ट जेरूसलम जहाँ पे अल अक्सा और टेम्पल माउंट लोकेटेड है। टेम्पल माउंट बेसिकली एक पूरा एरिया है जहाँ पे तीनों रिलीजन्स की एक ही दीवार के अंदर होली रिलीजियस साइट्स जो हैं वो बनी हुई हैं। इजराइल कहता है टेम्पल माउंट को मैं कंट्रोल करूंगा, पैलेस्टाइन कहता है टेम्पल माउंट को मैं कंट्रोल करूंगा। क्योंकि टेम्पल माउंट ईस्ट जेरूसलम में लोकेटेड है, इस वजह से
ईस्ट जेरूशलम की रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही ईस्ट जेरूशलम को कंट्रोल करना चाहते हैं। कहने का मतलब है, एक रीज़न कि इजराइल जो है वो यहाँ पे ज्यूज़ का सेटलमेंट बढ़ा रहा है वेस्ट बैंक में। दूसरा रीज़न, इजराइल जो है ईस्ट जेरूशलम को कंट्रोल करना चाहता है। इस रीज़न की वजह से पैलेस्टाइन्स और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे इजरायली फोर्सेस और मुस्लिम पैलेस्टीनियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इजराइल अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाए जा रहा है। साथ के साथ 10th में एक इंपॉर्टेंट दिन होता है। 10th में 1967 को थर्ड अरब इजराइल वॉर के टाइम पे इजराइल ने ईस्ट जेरूशलम को कैप्चर करा था। यह दिन इजराइल्स बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं परेड निकाल के, लेकिन यह दिन पैलेस्टीनियंस को पसंद नहीं है, और इसी वजह से इजराइलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पैलेस्टीनियंस से कहते हैं कि पहली बात ईस्ट जेरूशलम हमारा है, और दूसरी बात ये जो आप वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट कर रहे हो, ज्यूइश सेटलमेंट कर रहे हो, अपने लोगों को भेज के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो, ये सब रुकना चाहिए। पैलेस्टाइन हमारा है, उसमें ज्यूज़ नहीं आएंगे। इजराइल कहता है ज्यूज़ आएंगे और मैं कॉम्पोजिशन पलट के रहूँगा। इस वजह से पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। नाउ मैंने आपको बताया कि ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, यहां पे रहते हैं फतेह, और ये है गाजा स्ट्रिप जहां पे रहते हैं हमास। ये जो फतेह ग्रुप है ये थोड़ा सा लिबरल ग्रुप है, मतलब ये वायलेंट नहीं है। और अगर हम हमास ग्रुप की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ग्रुप है। अब क्या हुआ, जैसे ही इजराइल ने अपनी 10 मई को परेड निकाली अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए कि मैंने ईस्ट जेरूशलम कैप्चर करा था, और जैसे जैसे इजराइल अपने सेटलमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है वेस्ट बैंक में, हमास को काफ़ी गुस्सा आया कि यार ये जो पूरा का पूरा काम हो रहा है ये हमारी पैलेस्टीनियन मूवमेंट के खिलाफ जा रहा है। तो हमास ग्रुप ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वायलेंट ग्रुप है। मैंने क्या बोला, ये जो हमास है वायलेंट ग्रुप है। इस वजह से इन्होंने इजराइल पे अटैक शुरू कर दिए कि आप यहाँ पे सेटलमेंट इंक्रीज कर रहे हो, उसके बाद आप 10 मई को परेड भी निकाल रहे हो, आप हमारा कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो, और आप हमारा पैलेस्टाइन बनने भी नहीं दे रहे। हमास को इस वजह से गुस्सा आ गया और इन्होंने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। पलट के इजराइल ने भी करारा जवाब दिया और गाजा स्ट्रिप के ऊपर खूब सारे रॉकेट और एयर लॉन्चर्स बरसाए। तो जिस वजह से गाजा स्ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमारे को देखने को मिलती है। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चालू है। अगला सवाल, अपना स्कोर मेंशन करना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इजराइल। देखिए अभी हमने बात करी थी इजराइल के इंटरनल अफेयर की, अब बात करते हैं इजराइल के मैप बेस्ड क्वेश्चन की कि प्रीलिम्स में किस तरीके से इसका मैप बेस्ड सवाल बनता है। इजराइल शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री मतलब जमीन बाउंड्री विद लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, द कोस्टलाइन ऑफ इजराइल टचेस द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। Try and solve this. So the answer is B, only 2. सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, समझते हैं। आप इधर देखेंगे, ये जो देश है ये है इजराइल। इजराइल के ऊपर ये एक छोटा सा देश है, इसे कहते हैं लेबनान। ये देश है सीरिया, और ये वाला जो देश है ये है जॉर्डन। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इजराइल है, ध्यान से अगर आप देखो, ये जो इजराइल है ये टच कर रहा है ऊपर की तरफ लेबनान को, यहां पे सीरिया को, और इधर जॉर्डन को, राइट। सऊदी अरेबिया ये है, और इजराइल जो है वो सऊदी अरेबिया को टच नहीं कर रहा। यहां पे एक देश है इस तरीके से, ये पूरा एक ही देश है। ये देश जो मैंने शेड करा है इधर रेड कलर में, ये पूरा एक ही देश है
जो कि इजराइल को इधर साउथ वेस्ट में टच कर रहा है, इसको कहते हैं इजिप्ट। ये देश है इजिप्ट, इजराइल को साउथ वेस्ट में टच कर रहा है इजिप्ट। कहने का मतलब है इजराइल जो है वो अपनी लैंड बाउंड्री 4 देशों के साथ शेयर कर रहा है। ऊपर की तरफ हो गया लेबनान, यहां पे छोटा सा एरिया हो गया सीरिया का, ये हो गया जॉर्डन, और इस तरफ हो गया इजिप्ट। राइट, ये हैं इजराइल के लैंड नेबर्स। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको एक बारी मैग्नीफाई करके देखते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि ये है अरेबियन सी और ये है रेड सी, ये एरिया है रेड सी। रेड सी का ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको एक बारी मैग्नीफाई करने जा रहा हूं। देखिए, ये वाले एरिया को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं। ये इजिप्ट का हिस्सा है, मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। रेड सी में ही है, ये देखिए रेड सी में ही है। ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये रेड सी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इस तरफ हो गया गल्फ ऑफ स्विस, देखिए ये गल्फ ऑफ स्विस, और इस तरफ हो गया गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है यहां पे इजिप्ट की भी बाउंड्री है, इजराइल की भी बाउंड्री है, जॉर्डन की भी बाउंड्री है और सऊदी की भी बाउंड्री है। अगर आप ध्यान से देखो गल्फ ऑफ अकाबा, तो यहां पे 4 देश खुलते हैं, एक इजिप्ट, इधर से इजराइल, इधर से बहुत छोटी सी ओपनिंग जॉर्डन की, और ये सऊदी अरेबिया। कहने का मतलब है गल्फ ऑफ अकाबा में इजराइल जो है वो रेड सी को टच करता है, लाइक दिस। और यहां पे ये है मेडिटेरेनियन सी, इजराइल इधर की तरफ मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। राइट, इस वजह से इजराइल के लैंड नेबर्स हो गए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और मैरीटाइम बाउंड्री हो गई मेडिटेरेनियन में और रेड सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीरो रेटेड जीएसटी आइटम्स। Under the zero rated GST system, the final product as well as the entire supply chain is exempted from GST. Second, under the zero rated GST system, the players in the supply chain can claim input tax credit only if they provide intermediate value for import, export and special economic zone. Try and solve this. So the answer is A, only one. सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अगर हम बात करें जीएसटी की तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जीएसटी वेवर और दूसरा होता है जीरो रेटेड जीएसटी। जीएसटी वेवर और जीरो रेटेड जीएसटी, ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर हम बात करें जीएसटी वेवर की, जीएसटी वेवर में क्या हो रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जीएसटी वेवर में क्या हो रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, जो फाइनल वैक्सीन निकल के आ रही है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर मैं जीएसटी वेवर की बात करता हूं, फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लग रहा, मतलब कि जो वैक्सीन निकल के आई उस पे जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन जो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है, वायल्स, नीडल्स, अलग अलग प्लास्टिक, बायो मेडिकल मटेरियल एटसेट्रा, उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब कि लेट अस से एक सप्लाई चेन है और ये है फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर को जीएसटी नहीं देना, लेकिन ये जो बीच की कंपनीज हैं ये जीएसटी पे करेंगी अपने अपने रॉ मटेरियल पे। ये होता है जीएसटी वेवर। जीरो रेटेड जीएसटी का मतलब होता है कि ना तो फाइनल कंज्यूमर जीएसटी देगा और ना बीच वाली कंपनीज जीएसटी देंगी। जीएसटी वेवर और जीरो रेटेड जीएसटी में फर्क यह है कि जीएसटी वेवर में सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होता है, और जीरो रेटेड जीएसटी में यह होता है कि पूरी सप्लाई चेन जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होती है। फर्क है। जीएसटी वेवर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंजेक्शन बना उस पर टैक्स नहीं देना,
जीरो रेटेड जीएसटी का मतलब है पूरी सप्लाई चेन पे टैक्स नहीं देना, मतलब कि जो बीच में बायोमेडिकल्स, प्लास्टिक, सिरिंजेस, नीडल प्रोक्योर करी, उनमें से किसी भी आइटम पे जीएसटी नहीं भरना। यह मतलब होता है जीरो रेटेड जीएसटी का। मतलब कि जो जीएसटी वेवर है वो आधा सोल्यूशन है कि उसमें आधा टैक्स माफ हो रहा है, और जीरो रेटेड जीएसटी में पूरी सप्लाई चेन का जीएसटी माफ हो रहा है। मतलब कि जीएसटी वेवर में सिर्फ और सिर्फ एक आइटम का टैक्स माफ हो रहा है जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, और जीएसटी जीरो रेटेड में सारे इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स का टैक्स माफ हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो जीएसटी वेवर है जिसमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स माफ हो रहा है, उसमें कंपनीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। वेराज अगर हम जीरो रेटेड जीएसटी की बात करते हैं जहां पे सारे के सारे रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी माफ है, वहां पे कंपनीज को बीच वाले लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए, कंपनीज को यूजुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब फाइनल कंज्यूमर टैक्स पे कर देता है। जीएसटी वेवर में जहां पे फाइनल जो कंज्यूमर है उसने टैक्स पे नहीं करा, मैंने क्या बोला, जीएसटी वेवर में जो फाइनल कंज्यूमर है उसने टैक्स पे नहीं करा, तो कंपनीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जीरो रेटेड जीएसटी में फाइनल कंज्यूमर भी टैक्स नहीं भरेगा और कंपनीज को भी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि जीरो रेटेड जीएसटी में ना तो कंपनीज टैक्स पे करेंगी और ना ही कंज्यूमर टैक्स पे करेगा। मतलब कि जीरो रेटेड जीएसटी पूरा तरीके से टैक्स फ्री चेन होती है, और जीएसटी वेवर में सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। अभी बात यह चल रही है कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसको जीएसटी वेवर दिया जाए या उसको जीरो रेटेड जीएसटी में डाला जाए। इसको लेके जीएसटी काउंसिल अभी बात फाइनलाइज करेगा, राइट। भारत सरकार का यह मानना है कि जीएसटी वेवर तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जीएसटी वेवर देंगे तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको काफ़ी नुकसान रहेगा और उनको कंज्यूमर की जगह अपने खुद की जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वैक्सीन को हम जीरो रेटेड जीएसटी के अंडर ले आते हैं तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज दोनों को ही टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। तो अभी बात यह चल रही है कि शायद कोरोना वैक्सीन को जीरो रेटेड जीएसटी के अंडर लाने की बात चल रही है। हिंदुस्तान में अभी की तारीख में सिर्फ और सिर्फ दो जगहें ऐसी हैं जहां पे जीरो रेटेड जीएसटी चलता है, एक एक्सपोर्ट्स और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कहने का मतलब है अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो आपको और फाइनल कंज्यूमर दोनों को कोई टैक्स नहीं भरना। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो आपको और फाइनल कंज्यूमर को कोई टैक्स नहीं भरना। मतलब कि जीरो रेटेड सप्लाई आज की तारीख में सिर्फ दो जगह चलती है, एक्सपोर्ट में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अगर आपको वैक्सीन में भी जीरो रेटेड सप्लाई लानी है, तो आपको जीएसटी एक्ट 2017 अमेंड करना पड़ेगा। सीजीएसटी एक्ट 2017 अमेंड करके आप वैक्सीन को जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर ला सकते हो, राइट। तो देखना यह है कि जो वैक्सीन है वो जीएसटी वेवर के अंडर आती है या जीरो रेटेड जीएसटी के अंडर आती है। अगर जीरो रेटेड जीएसटी के अंडर आती है तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा कंपनीज के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि इस केस में दोनों को ही टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। अपना स्कोर मेंशन करना मत भूलिएगा नीचे, और कमेंट बॉक्स में स्कोर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। Consider the following statements about ransomware. Ransomware is a malicious software that is used to track the usage of keystrokes of the host system. कि वो अपनी कीज का यूजेज किस तरीके से कर रहा है, वो रैंसमवेयर के थ्रू होता है। It also enables the hacker to silently gain admin access to the host system and track the activities without the owner knowing about it. Ransomware also allows the hacker to encrypt and download the files from the host system and claim ransom money to decrypt the files. आपको बताना रैंसमवेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहां पे आंसर इज बी, ओनली 3। जो पहला स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है की लॉगर के बारे में। जो की लॉगर होता है वो एक तरीके का मैलवेयर होता है। बेसिकली की लॉगर में क्या होता है कि एक हैकर ने क्या करा, आपके कंप्यूटर में की लॉगर सॉफ्टवेयर डाल दिया। की लॉगर एक सॉफ्टवेयर का नाम है, आप ऐसा मानो। उसने आपके कंप्यूटर में की लॉगर सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब आप जब भी पासवर्ड वगैरह डालोगे तो वो ये ट्रैक करता रहेगा कि कीबोर्ड पे आपने कौन सी की कब प्रेस करी, आप अपने कीबोर्ड में क्या क्या टाइप कर रहे हो, वो की लॉगर सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग सकता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रैंसमवेयर के बारे में नहीं है, वो की लॉगर के बारे में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, प्रीलिम्स में सीधा सवाल निकलता है। दूसरा, इट एनेबल्स द हैकर टू साइलेंटली गेन एडमिन एक्सेस।
एक ऐसा सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, मैं आपके कंप्यूटर में चुपचाप एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं कि मेरे को आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी पता चलती रहे कि आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हो और आपको पता भी ना चले इस बात का। मैं एकदम एनोनिमसली चुपचाप आपके कंप्यूटर में पूरा का पूरा सामान देख पा रहा हूं और आपको पता नहीं चल रहा। इसे कहते हैं रूट किट। ये रैंसमवेयर नहीं होता, ये होता है रूट किट। रूट किट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू मैं आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल दूंगा और मैं सारी एक्टिविटीज आपकी देखता रहूंगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रैंसमवेयर के बारे में नहीं है, रूट किट के बारे में है। थर्ड, रैंसमवेयर अलाउज अ हैकर टू एनक्रिप्ट अ फाइल एंड डाउनलोड द फाइल एंड क्लेम मनी टू डीक्रिप्ट द फाइल। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का पीडीएफ है, मैंने आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला और उस यूपीएससी के पीडीएफ को मैंने लॉक कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर एक लॉक लगा दिया है, अगर आपको ये अनलॉक करवानी है फाइल, अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है, मेरे को पैसा चाहिए। इसे कहते हैं रैंसमवेयर। मतलब कि मैंने आपकी फाइल को लॉक कर दिया, अब आप उसे खोल ही नहीं सकते हो। अगर आपको वो फाइल खोलनी है तो आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं रैंसमवेयर, राइट। नाउ रैंसमवेयर जो होता है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक मैलवेयर होता है, जिसके तहत मैं आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालूंगा, आपकी सारी फाइल्स लॉक हो जाएंगी, आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे, आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो फाइल्स यूज कर सकते हो। अब क्या हुआ, कंपनीज भी बड़ी होशियार हैं, इन्होंने क्या करा, अपना डेटा बैकअप लेना शुरू कर दिया। डेटा बैकअप मतलब कि जो लैपटॉप में डेटा है वो गूगल ड्राइव वगैरह में भी होगा, जिससे कि अगर कंप्यूटर वाली फाइल, अगर लैपटॉप वाली फाइल एनक्रिप्ट हो जाए तो जो गूगल ड्राइव में डेटा पड़ा है हम उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें। तो यहां पर रैंसमवेयर वालों ने क्या करा, ये भी होशियार थे, इन्होंने बोला कि हम, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो जितना भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको डाउनलोड करके पूरी दुनिया में पब्लिक कर देंगे। मतलब कि आप गूगल ड्राइव से डेटा डाउनलोड करके यूज तो कर लोगे, लेकिन उससे पहले ही हम सारा डेटा पब्लिक कर देंगे, जितनी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उन सबको हम पब्लिक कर देंगे। इसका मतलब है कि रैंसमवेयर में पहले तो एक ही कंपोनेंट हुआ करता था कि डेटा लॉक कर दिया। अब जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज और गूगल ड्राइव वगैरह आ रहा है, तो हैकर्स ने रैंसमवेयर के अंदर क्या करा, ये धमकी देनी शुरू कर दी कि देखो फाइल तो लॉक है ही, अगर आप कल को अपना डेटाबेस यूज करते हो, डेटा बैकअप यूज भी करते हो, तो मैं ये सारा डेटा पब्लिक कर दूंगा और फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो रैंसमवेयर का एक पार्ट था एन्क्रिप्शन, अब दूसरा पार्ट आ चुका डाउनलोड करके पब्लिक को लीक करना। सवाल उठता है कि न्यूज में क्यों है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक पेट्रोलियम सिस्टम है जिसे जो है कॉलोनियल पाइपलाइन कहते हैं, कॉलोनियल ऑयल पाइपलाइन कहते हैं। वो जो ऑयल पाइपलाइन है, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है। हैकर्स ने उस ऑयल सिस्टम को हैक करा और उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया रैंसमवेयर इस्तेमाल करके, और ये बोला कि अगर आप अपनी ऑयल सप्लाई फ्लोरिडा वगैरह में ईस्ट कोस्ट पे अगर आप अपनी ऑयल सप्लाई चालू करना चाहते हो, हमारे को पैसा दो, हमारे को पैसा चाहिए, तभी हम आपको ये फाइल्स का एक्सेस देंगे। मतलब कि साइबर अटैक का इस्तेमाल करके हैकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश की ऑयल सप्लाई रोक दी, जिसकी वजह से दुनिया की ऑयल मार्केट में शॉक लगा और क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर चला गया। आपको याद होगा 2020 में मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था, जहां पे पूरे शहर की लाइट चली गई थी, और ऐसा बोला गया था कि हैकर्स ने वहां पे साइबर अटैक करके मुंबई के जो पावर ग्रिड्स हैं उनकी बत्ती गुल कर दी थी। कहने का मतलब है आज की तारीख में कन्वेंशनल वॉर नहीं हो रही है कि बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो तो खैर चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा बायो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि कोरोना के केस में देखा, साइबर अटैक्स हो रहे हैं जैसे कि यूएस ऑयल पाइपलाइन और अपने मुंबई वाले केस में देखा। कहने का मतलब है आज की तारीख में नए फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो है इवॉल्व हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड साइबर वॉरफेयर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, मेंस इंटरव्यू और प्रीलिम्स में काम आएगा। सवाल उठते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसका जो सोल्यूशन है दैट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच, ये जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच होती है, इसका मतलब होता है कि चाहे कोई भी आदमी हो, कंपनी का मालिक, सीईओ कोई भी हो, सबको बार बार ओटीपी वगैरह यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी बार बार वेरिफिकेशन होती रहे और कोई भी डेटा को हैक ना कर पाए। इसको बोलते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच, कि किसी पे भी विश्वास नहीं किया जाएगा, और जब भी आप सिस्टम में लॉगिन करोगे, कोई डेटा यूज करोगे, बार बार आपको वो डेटा, जैसे आपने देखा होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो फोन पे ओटीपी आता है,
उसी तरीके से अगर आप अपने सिस्टम में लॉगिन वगैरह कर रहे हो तो आपको ओटीपी वगैरह और ये ऑथेंटिकेशन बार बार करना पड़ेगा। इवन कंपनी के मालिक, सीईओ, प्रमोटर को भी करना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी आदमी पे डेटा को लेकर विश्वास नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच। तो ये जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच है, काफी अच्छा तरीका है ये रैंसमवेयर, मैलवेयर और ये की लॉगर, रूटकिट वगैरह को रोकने का। ये था साइंस एंड टेक रिलेटेड आज का हमारा सवाल। आज की मजदूरी रुकेगी यहीं पे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मदद गुप्ता, साथ के साथ आपको पता ही है लोन एप्लीकेशन अनअकैडमी कॉम्बैट। 12 मई तक अगर आप सब्सक्राइब करो 35% डिस्काउंट। 12 मई से नए बैचेस, लेट्स क्रैक इट।